हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू वीपी लर्निंग लैब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी और सब्जेक्ट हमारा साइंस रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट पेपर 2 देने वाले हैं और साइंस कैटेगरी से है ना, सो क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। खैर, हम एसएसटी की भी क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है, जल्दी ही। फिलहाल साइंस की शुरू हो रही है और क्लास फर्स्ट रहने वाली है ना। तो बीएड कैंडिडेट जैसे कि सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 ही दे सकते हैं। तो अगर आप साइंस से हैं तो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है क्लास। और अगर आप डीएलएड या बीएलएड के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी ना, क्योंकि आप पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों ही पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और बीएड कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर हम दिसंबर की बात कर रहे हैं ना, तो इट्स मीन इसका नोटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। तो अभी तक भाई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपको सितंबर के लास्ट में, मिड सितंबर, ठीक है, मिड में या फिर लास्ट में आपको फॉर श्योर नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीटेट का। और एग्ज़ाम आपका दिसंबर या फिर जनवरी के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि जनवरी में चला जाए, अदरवाइज़ आपका दिसंबर जनवरी के बीच में ही आपका एग्ज़ाम हो जाने वाला है, ठीक है। कि बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हुआ था सीटेट में कोरोना की वजह से, बट अभी चीज़ें आपका ईयर में 2 बारी कराया जा रहा है, तो इस हिसाब से है ना होगा, ये चीज़ आप मान के चलेंगे। तो जो भी फ्रेशर हैं उनके लिए बेहतर मौका है, क्योंकि इसके बाद ही आपको पता ही होगा भाई कि यूपी में तो फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा है। बट अगर हम बीपीएससी की बात करते हैं ना, अगर हम बीपीएससी की बात करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी वैकेंसीज़ देखने को मिलने, यानी TRE 4 जो है देखने को मिलेगा। और वैकेंसी भी अच्छी खासी नंबर्स में आने वाली हैं, ठीक है। और पेपर 2 की वैकेंसीज ज़्यादा रहेंगी, इसलिए डीएलएड बीएलएड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए भी तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि वो सोचे कि हम तो भाई सिर्फ प्राइमरी में ही देंगे, है ना, आगे देंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोच के चलेंगे आप, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा अदरवाइज़, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और चलिए शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से। और पीडीएफ्स के लिए भी आप, यानी कि जो क्लासेस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम सारे चैप्टर्स जान लेते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं क्लास 6 में कुछ 16 चैप्टर हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, तो उनको उस हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, तंतु से वस्त्र तक, और वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं का, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के पर्यावरण की बात करते हैं हम, पौधों को जानेंगे, ठीक है। शरीर में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, सजीव विशेषताएं एवं आवास की बात करेंगे, और गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ और चुंबकों के द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर की वायु, संग्रहण और निपटारा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं हमारे। अभी मूव करेंगे, 2 चैप्टर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे पहला चैप्टर हो जाएगा भोजन या कहाँ से आता है ना। तो भाई देखिए, भोजन की बात करते हैं ना, तो भोजन कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए, भोजन हमें प्लांट से भी मिलता है, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों से, और दूसरा भोजन हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। यानी कि 2 रिसोर्सेस हो जाते हैं भोजन के, एक तो हरे पेड़ पौधे और दूसरा एनिमल्स। तो भोजन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में बहुत कम ही चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं, तो उन्हें हम बस उतना ही डिस्कस करेंगे ना। अब पौधे के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो भाई पौधे का हम जड़ भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, ठीक है, तना भी खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आलू एक तना ही है, ठीक है। तो तना खाते हैं, फल तो खाते ही हैं, फूल भी खाते हैं। तो ये सारे भाग खाने योग्य होते हैं। और ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम मूल तंत्र कहते हैं। और मूल तंत्र में भी जो ये मेन वाली रूट आप देख रहे हैं ना, इसे हम प्राथमिक मूल कहते हैं, और जो इसे सब रूट्स निकली हुई हैं इसे हम द्वितीयक मूल कहते हैं। और मिट्टी के ऊपर का जितना भी पोर्शन होता है इसे हम प्ररोह तंत्र बोलेंगे ना। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं ये सब आपको पता ही है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा हम जानते हैं कि मकरंद क्या होता है ना, मकरंद किसे कहते हैं। तो देखिए, मकरंद जो होता है ना, जिसे हम शहद भी कहते हैं, ठीक है। तो मकरंद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसे हम, ये एक मीठा रस होता है जो कि फूलों से जो मधुमक्खियाँ हैं वो कलेक्ट करती हैं धीरे धीरे, ठीक है, उसे मकरंद कहते हैं। और वही फिर जब वो स्टोर कर लेती है ना, तो वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, शहद में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मकरंद की बात होती है, तो स्टोर क्यों करती हैं, क्योंकि ये साल के केवल कुछ ही समय में चीज़ें, जो मकरंद है, उनको मिल पाता है फूलों से।
रस को वो इकट्ठा करती हैं, बाकी ऑफ सीज़न के लिए फिर उनके लाइक शहद के रूप में भंडारित कर लेती हैं और उनका फिर वो इस्तेमाल करती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी हम जानते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना, वो कुछ 3 तरह के होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है ना, वो मीट या मांस मछली नहीं खाते हैं। मांसाहारी जो सिर्फ़ और सिर्फ मीट पर ही डिपेंडेंट होते हैं ना, जैसे कि शेर, चीता, ये सारे हो जाते हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नीचे ही आपको दिया गया है, जैसे कि कौवा एक पंछी है जो कि सर्वाहारी होता है, जो मीट भी खाता है और पेड़ पौधे से के प्रोडक्ट भी खाता है वो, और इंसान भी इसी में आते हैं, सर्वाहारी में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई थिंक बस इतना ही था इस चैप्टर में डिस्कस करने लायक, बाकी जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो मूव करेंगे चैप्टर 2 पे। और भोजन के घटक, तो देखिए भोजन के घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, ये सब क्या होते हैं, रूक्षांश। रूक्षांश यानी कि जो रफेज होता है, तो खैर इन्हें हम डिटेल में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये खाद्य पदार्थ के घटक होते हैं ना, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड कह सकते हैं, जो कि हमें हमारे शरीर को पोषक यानी कि न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है ना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि मंड कह सकते हैं यानी कि स्टार्च। ठीक है, मंड यानी कि स्टार्च, और शर्करा यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, शर्करा यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा। तो अब इसका परीक्षण भी किया जाता है, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, कि भाई बताइए कि लाइक कुछ प्रोसेस है और उस प्रोसेस से स्टेप वाइज स्टेप आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ना, बताइए कि क्या ये सही है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति अगर हम किसी खाने में चेक करना चाहते हैं। जैसे बच्चों ने यहाँ पे क्या ले रखा है, आलू, और यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, क्या इसमें मंड है, उपस्थित है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है या फिर नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और मेरा सजेशन होगा कि आप नोट्स बनाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, जैसे कि मंड के परीक्षण, मंड यानी स्टार्च के परीक्षण के लिए क्या करना है कि आपको परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लेनी है, अल्प मात्रा लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें आपको डाल देनी है और थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे क्या उसका कलर काला या फिर नीला हो रहा है क्या। अगर ऐसा होता है इट्स मीन उस खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित होगा, स्टार्च उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, एक प्रयोग आपने कर लिया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति आपने जांच ली, वो भी आलू में बच्चों ने किया हुआ है। और प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जैसे हम बॉडी बिल्डिंग यानी कि हमारे वृद्धि, ग्रोथ, इन सब में हेल्पफुल होता है प्रोटीन। अब इसकी उपस्थिति हम कैसे जानते हैं ना, तो देखिए जब भी आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है जिस भी खाद्य पदार्थ में, पहले तो उसका आपको पेस्ट बना लेना है। ठीक है, क्या बनाएंगे आप, उसका पेस्ट बना लीजिए या फिर उसका चूर्ण बना लीजिए। उसके बाद उसकी पीसने के बाद उसको या फिर मसल के जैसे भी आपको बेहतर लगे, ठीक है, उसके चूर्ण को परख नली में कुछ थोड़ा बहुत लगभग 10 बूंद उसमें डालना है। और डालने के बाद क्या करेंगे, एक ड्रॉपर की हेल्प से परख नली में बूंदों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट डालनी है। क्या डालना है भाई, 2 बूंद सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 बूंद यहाँ पे 10 ड्रॉप्स आपको यूज़ करने हैं कास्टिक सोडा के। ठीक है, इज इट क्लियर, यानी कि जो भी जिसमें भी आप चेक करना चाहते हो प्रोटीन की उपस्थिति को, उसको पीस कर पाउडर बना करके उसकी अप्रॉक्स 10 ड्रॉप्स आपको परख नली में डालना है। उसके बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डालनी है और फिर से उसे मिक्स करके अच्छे से प्रॉपर मिक्स करना है और फिर कुछ मिनट वेट करेंगे और देखेंगे। इस तरीके से देखिए बच्चा प्रयोग कर रहा है ना, और फिर आप वेट करके देखेंगे क्या उसका कलर बैगनी रंग का होता है क्या। भाई कार्बोहाइड्रेट में कौन से कलर थे, काला या नीला देखना था। अब यहाँ पे प्रोटीन में बैगनी रंग हो जाएगा, अगर हो गया इट्स मीन उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, और वसा का बहुत इजी होता है, इसका पूछा भी नहीं जाता है। देखिए वसा के टेस्ट के लिए क्या करना है आपको कि कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें आप चेक करना चाहते हो उसको लेना है, किसी पेपर में उसको लपेट करके उसको अच्छे से पीट देना है ना, किसी चीज़ से एकदम ढंग से कूट देना है। मतलब इतना भी नहीं कूटना है कि कागज़ फट जाए ना, क्योंकि आपने कागज़ में लपेटना है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फटना नहीं चाहिए। और फिर जब आप हटाएंगे उस चीज़ को, देखेंगे तेल के धब्बे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इट्स मीन उसमें वसा
फैट प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वसा का भी हमने चेक कर लिया है। अभी हम जानते हैं भाई कि जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो ये पोषक तत्व हैं, आखिर इनसे हमें मिलता क्या है ना, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल आखिर हैं क्यों ये। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देने का काम करता है। और वसा की बात करते हैं तो वसा भी हमें एनर्जी देता है। अब भाई यहाँ पे कंपैरिजन हो जाना चाहिए ना कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी देता है या फिर वसा। तो बात यहाँ पे कुछ ऐसी है भाई, कह रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि वसा फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है और वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं इन्हें। हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और ये कुछ इनके रिसोर्सेज दिए गए हैं कि कहाँ से और किन फूड से हमें मिल जाता है ना। तो ये प्रोटीन के थे, ऊपर वाले आपके कार्बोहाइड्रेट के हैं, सॉरी ये प्रोटीन बोल रही हूँ। वसा के ये सारे स्रोत हो जाएंगे और ऊपर वाले जो थे वो कार्बोहाइड्रेट के हैं। ठीक है, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ये सब प्रोटीन के सोर्स हो जाएंगे ना, और कुछ विटामिन के सोर्स भी दिए गए हैं। तो देखिए प्रोटीन की आवश्यकता से क्या होता है, लाइक क्यों नीड है हमें प्रोटीन की? क्योंकि भाई ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, शरीर की वृद्धि में हेल्प करता है। छोटे बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है ना, क्योंकि भाई उनको ग्रोथ चाहिए अभी। ठीक है, उनकी बॉडी बिल्ड हो रही है तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ भी कहते हैं प्रोटीन्स को। ये चीज़ें हो गई। अब विटामिन जो है ना, विटामिन बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं चाहिए होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी विटामिन की चाहिए होती है। और क्यों चाहिए? क्योंकि ये हमें किसी तरीके की एनर्जी नहीं देते हैं। कौन? विटामिन्स। विटामिन हमें कोई एनर्जी नहीं देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम है रोगों से हमारी रक्षा करना। ठीक है, बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता देते हैं। ठीक है, जैसे कि आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी ये हेल्प करते हैं। और विटामिन जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे A, B, C, D, E, K। ठीक है, ये सारे विटामिन हो जाते हैं, जिसमें से BC जो है आपका जल में घुलनशील होता है, और ADE क्या होता है? ADE रिमेनिंग जितने भी बचते हैं ADE हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया। अभी विटामिन B जो है इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन B1, B2, B6, B5, B12 ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ वाई से B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। और विटामिन A जो है हमारी त्वचा, आँखों के लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन C रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। D जो है वो अस्थियों और दांतों को स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये काम हो गया कुछ विटामिन का, ये चीज़ें हमने देख ली। और आगे बढ़ते हैं। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल जाता है ना कि जो विटामिन D है ये हमें सूर्य की किरणों से भी इसकी जो नीड है फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है, सुबह सुबह का मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब तपती धूप में 12 बजे आप धूप में जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा है कि जो सुबह सुबह की धूप होती है उसमें अगर आप वो धूप ले रहे हैं, इट्स मीन आपको विटामिन D की कमी कभी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आयोडीन के लिए आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर नमक में भी होता है आयोडीन मिनरल, इस मिनरल की फुलफिल आप इस तरीके से कर सकते हो। और फास्फोरस के लिए केला, दूध और ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लोहे यानी कि आयरन के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन को फुलफिल करने के लिए। और कैल्शियम के लिए अंडे या दूध ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आगे बात करते हैं, आहारी रेशों की बात करेंगे ना। आहारी रेशे यानी कि जैसे कि शुरुआत में ही बताया था मैंने आपको, रफेज यानी कि रूक्षांश। अब और इन्हें ही कहा जाता है आहारी रेशे। तो ये हैं क्या? तो देखिए आहारी रेशे जो है ना हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से लाइक एनर्जी गिविंग नहीं होता है, या फिर न्यूट्रिशन भी नहीं देता है इवन ये हमें। ठीक है, रूक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषण तत्व, कोई पोषक यानी न्यूट्रिशन प्रदान नहीं करता है, फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका जो लाइक ये क्या करते हैं ना कि हमारे शरीर में जो भी अपच चीज़ें होती हैं, जो भी नहीं पची हुई होती है ना, उनको शरीर से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कौन? तो रूक्षांश यानी कि रफेज इस चीज़ में हेल्प करता है। और ये मिलता कहाँ से है? तो ये पादप उत्पादों से मिलती हैं, जैसे कि साबुत खाद्यान्य लाइक दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां, यानी कि ओवरऑल ये प्लांट के ही प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं ना। न्यूट्रिशन कोई नहीं देते हैं हमारी बॉडी को, ये सिर्फ और सिर्फ अपच चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना।
भाई पूछ लिया जाएगा कि आपसे जो रफेज है रुक्षान से, ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं ना, तो कुछ नहीं देते हैं भाई, न्यूट्रिशन देने का काम नहीं कर रहे हैं, एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, अपच चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वाटर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार यानी कि अगर आपकी थाली में प्रोटीन, विटामिन, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर मात्रा में आपने अपने खाने में ले रहे हैं, तो इट्स मीन आप एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है, और वो ज़रूरी भी है। अब देखिए, अब कुछ लोगों का, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि भाई जो फैट है, फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है, हमने कह दिया, और कह दिया कि कार्बोहाइड्रेट में कम एनर्जी होती है। तो अब कुछ लोग तो कहेंगे भैया ऐसा है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम लो और फैट ज़्यादा लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग फैट पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और एनर्जी के चक्कर में फ़ैट ले रहे होते हैं एक्सेस में, तो आपको मोटापा हो जाएगा, जो कि एक भयंकर बीमारी है ना, तो उससे बचें। नेक्स्ट आते हैं अभावजन्य रोग। तो भाई नाम से ही क्लियर है, अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग यानी कि आपने देखा होगा ना कि बच्चे या फिर बड़ों को भी अगर आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें उन्हें पसंद नहीं होती हैं खाने में ना, और उन चीज़ों को वो अवॉइड करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस खाद्य पदार्थ में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो भी विटामिन, प्रोटीन, जो भी चीज़ था, ठीक है, वो अगर वो कंटिन्यूसली नहीं ले रहे हैं उसको काफ़ी लंबे समय तक, तो उस पोषक पदार्थ की तो भाई कमी हो जाएगी उनकी शरीर में, और जिसके कारण उन्हें एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं अभावजन्य रोग, ठीक है। तो भाई आपको सारी चीज़ें लेनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ पसंद नहीं है तो उसे आप बंद ही कर दीजिए, ठीक है, वो ना लीजिए आप, पर उससे रिलेटेड दूसरा रिसोर्स आपको लेना चाहिए जिससे उस चीज़ की फुलफिल आप कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाता है, और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में ये टेबल आपका मिल जाता है जहाँ पे भाई बताया गया ना कि जो विटामिन और खनिज लवण है उनके अभाव से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन ए की बात करेंगे तो क्षीणता, दृष्टिहीनता हो जाती है, यानी कि कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से ही रोशनी चली जाती है, तो विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। पेशीय दुर्बल हो जाना, काम करने में कि एनर्जी नहीं रह जाती है, तो ये बेरी रोग के कारण होता है, जो कि B1 की कमी से हो जाता है, ठीक है। मसूड़ों में से खून निकलना, घाव भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाना ना, कोई चोट लगती है तो आपको काफ़ी समय लग जाता है घाव भरने में, तो ये स्कर्वी रोग के कारण हो जाता है, जो कि विटामिन C की कमी से होता है। और विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे जो हमारी अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, वो मुलायम हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। और कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जिसका सोर्स दूध अभी बताया ना, दूध और अंडे, तो अस्थियाँ वगैरह जो हैं, हड्डियाँ, उसमें ही एक तरीके से प्रभाव डालेगा ये, ठीक है। और अस्थियाँ जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन जिससे ग्वाइटर रोग हो जाता है ना, ग्वाइटर रोग क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए कि स्केलेटन है ये, ठीक है भाई, और ये नेक है, गला है, और इस गले के पास में ही एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो होता क्या है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये सूज जाती है, फूल आती है, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सूजा हुआ नज़र आएगा, जिसे कहा जाता है घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग, ठीक है। तो आयोडीन प्रॉपर लेते रहें। लौह यानी कि लौह की कमी से, लोहे की, आयरन की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है, जिससे कमजोरी महसूस होती है। सो आई होप चीज़ें आपके लिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ, और चीज़ें हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहें, और PDFs के लिए जुड़ सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।